हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। वीडियोस में अभी तक हम लोग ने वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव था, दैट वाज अ ट्रैवलिंग साइन वेव आरियस में। और ट्रैवलिंग साइन वेव तब प्रोड्यूस हो रही थी जब मेरे पास सोर्स पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था। अब क्योंकि द ओनली टाइप ऑफ ऑसिलेशन हम लोग ने एसएचएम पढ़ रखा है, इस वजह से मेरे पास सोर्स पार्टिकल सिर्फ एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा और उसकी वजह से जो मेरे पास वेव प्रोड्यूस हो रही होगी दैट विल बी अ ट्रैवलिंग साइन वेव आरियस में। तो हमको फिलहाल यही स्पेशल टाइप ऑफ वेव हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। हम लोग ने अभी तक हम देख रखा था कि मेरे पास अगर कोई इक्वेशन दी गई है, अगर आपको पूछा गया है कि दिस इक्वेशन कैन इट रिप्रेजेंट अ वेव मोशन, तो हमने देखा था कि मेरे पास वेव मोशन सेटिस्फाई करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आरियस में। तो कोई भी इक्वेशन अगर वो वेव मोशन रिप्रेजेंट करना चाहती है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और इसी को सॉल्व करने पे मेरे पास y जो आ रहा था वो आ रहा था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी आरियस में, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी। समझ आ रही बात, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे टाइप में अगर इक्वेशन आ रही है y एज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, तो वो इक्वेशन एक वेव मोशन रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और देखा था इसमें कि अगर ए और बी सेम साइन के हैं या ए और बी ऑपोजिट साइन के हैं, तो अगर ए और बी सेम साइन के हैं तो मेरे पास वेव ट्रैवल कर रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव जो आ रही थी वो मेरे पास आ रही थी मॉड ऑफ बी बाय मॉड ऑफ ए। और इसमें बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड ए वाज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मेरे पास ए और बी ऑपोजिट साइन के तो वेव ट्रैवल कर रही थी मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेयर अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेलोसिटी वाज इक्वल टू मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए आरियस में। तो ए और बी सेम साइन या ए और बी नेगेटिव ऑपोजिट साइन, उससे हम लोग ये कमेंट कर सकते थे कि वेव पॉजिटिव में ट्रैवल कर रही है या फिर नेगेटिव में ट्रैवल कर रही है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि जिस वेव की बात हम लोग कर रहे हैं दैट वाज ट्रैवलिंग साइन वेव, जिसकी इक्वेशन आ रही थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है मतलब साइन ऑपोजिट है, मतलब मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मान के चलो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो तो मेरे पास साइन सेम आता है, प्लस ओमेगा प्लस की। हमारी बात, ठीक है। अब डायरेक्शन से क्या लेने देना, हमको सिर्फ उसका नेचर देखना है कि नेचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं फिलहाल पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, ओमेगा दिया रहेगा, के दिया रहेगा, मतलब रियलिटी वाले सिचुएशंस में हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में कमेंट कर सकते हैं। उतना ही एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रहेगा जितना एम्पलीट्यूड एसएचएम ओरिजिनेटिंग सोर्स पार्टिकल का, ठीक है। वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेंगी वेव की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे पास सोर्स पार्टिकल की थी। और के वाज 2 पाई बाय लैम्डा। एक बार आपको वेव वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, कितने वेलोसिटी से मेरे पास एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ओमेगा और वेलोसिटी के हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो कि मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है उसमें। लेकिन फाइंड आउट दिस इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट आ रही है उसमें। यही फाइंड आउट हम लोगों ने एसएचएम में भी देखा था, ठीक है। जब एसएचएम की इक्वेशन हम लोगों ने देखा था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइंड आउट, क्योंकि एक ही पार्टिकल था, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट एसएचएम नहीं देख रहे थे। यहाँ पे किस पोजीशन ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हो वो भी बताना पड़ता है। अब एसएचएम जब हम लोगों ने स्टडी किया तब एक ही पार्टिकल का ऑसिलेशन देखा था, इस वजह से एक्स का फैक्टर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने फाइंड आउट कैलकुलेट करना सीखा था यूजिंग फेजर। आ रही है उसमें फाइंड आउट वाज इनिशियल फेज कांस्टेंट। अब ये जो पूरा टर्म होता है फेज, मैंने आपको बताया था कि ये फेज मुझे बताता है, दिस इज नोन एज फेज ऑफ एसएचएम। ये फेज मुझे बताता है कि किसी भी टाइम पे मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, ठीक है। और t इज इक्वल टू जीरो की अगर मैं बात करूँ, t इज इक्वल टू जीरो की बात करूँ, तो मेरे पास जो फेज आता है दैट इज नोन एज इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज मुझे ये बता रहा होता है कि इनिशियली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ था और कितना था। आरियस में, ठीक है। और फाइनल निकालने का हमने तरीका आपको बताया था कि यूजिंग फेजर आप पहले ट्रेस करो कि कहाँ पे लाई कर रहे हैं। फिर दो ऑप्शन आ रहे थे, अब अपवर्ड ऊपर वाला ऑप्शन या नीचे वाला ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उससे हम लोग कमेंट कर पाते थे कि फाइंड आउट का। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको सेम तरीके से फाइंड आउट पहले पता करना पड़ेगा। एक बार फाइंड आउट पता चल गया तो आप पूरी इक्वेशन फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ वेव। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ वेव। देखिए
मान के चलो मेरे पास एक वेव है जिसकी इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट ये दिया हुआ है। आपके पास पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है वो पता है, ओमेगा पता है, के पता है। आपको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव नॉट। ठीक है, अब अगर मैं अच्छे से देखूं, फाइव नॉट इज इनिशियल फेज ऑफ वेव, फाइव नॉट इज इनिशियल फेज ऑफ वेव। यहाँ पे क्योंकि मैं वेव मोशन की बात कर रहा हूँ इस वजह से फाइव नॉट इज इनिशियल फेज ऑफ वेव। ठीक है, और वेव क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, जितने इतने सारे एसएचएम का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसी को तो अपन लोग वेव मोशन बता रहे थे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सर कि ये जो फाइव नॉट हम लोग को पता करना है वो फेजर से ही पता करना पड़ेगा। जैसे एसएचएम से हम लोग फेजर से पता कर रहे थे फाइव नॉट, वैसे यहाँ पे भी हम फेजर से फाइव नॉट पता कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल फेज अगर आप अच्छे से देखो फाइव नॉट जो है, ठीक है, इस पूरे फेज में टी डिपेंडेंट टर्म ये वाला है, दिस इज टी डिपेंडेंट टर्म, दिस इज एक्स डिपेंडेंट टर्म। अब अगर मैं फाइव नॉट की बात करूं तो इनिशियल फेज वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम लोगों ने एसएचएम में देखा था। तो मतलब फाइव नॉट जो है वो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ना ही तो वो एक्स डिपेंडेंट है ना ही तो वो टी डिपेंडेंट है। आरियस में इसका मतलब जब मैं फाइव नॉट पता करने की कोशिश कर रहा हूं तो किस टाइम पे आप देख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर इनिशियल फेज की मैं बात कर रहा हूँ तो सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की ही बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात, मैं टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ आरियस में, तो टाइम तो मुझे पता है कि टाइम फिक्स्ड है टी इज इक्वल टू जीरो आरियस में, लेकिन फाइव नॉट जो है दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एक्स एंड टी आरियस में। तो बेसिकली वो टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा होता है फाइव नॉट आरियस में। अगर आपको टाइम निकालना तो टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं कि विद टाइम फाइव नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इस वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ टी आरियस में। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि जब मुझे फाइव नॉट निकालना है, जब मुझे फाइव नॉट निकालना है तो आप किसी भी पोजीशन में ऑफ पार्टिकल की बात करो। ठीक है, समझ आ रही है बात। जैसे मान के चलो ये मेरे पास स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम था और ये आगे वेव प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, ये भाई साहब अपना ऑसिलेट कर रहे हैं और इसकी वजह से आगे वेव प्रोड्यूस हो रही। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि जब आपको फाइव नॉट निकालना है तो किसी भी पोजीशन की अगर आप बात करो, किसी पोजीशन में मान के चलो पार्टिकल ए, ठीक है, तो फाइव नॉट आप किसी भी पोजीशन से निकालो मेरे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। फाइव नॉट आप किसी भी पोजीशन से निकालो मेरे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि देखते हैं, मुझे पता है कि फाइव नॉट निकालना मतलब मैं इनिशियल पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो की बात करूँ तो सबसे पहले टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो मेरे पास y आ रहा है a साइन माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ए साइन माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट आरियस में। अब इनिशियली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एक्स डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है एंड फाइव नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब जब मुझे फाइव नॉट की वैल्यू निकालना है आरियस में तो x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी लो, y की वैल्यू ऐसी अपने आप वो ले लेगा, ऐसी अपने आप वो नई वैल्यू ले लेगा सच दैट फाइव नॉट मेरे पास हर पोजीशन पे सेम आ रहा है, सच दैट फाइव नॉट मेरे पास हर पोजीशन पे सेम आ रहा है। समझ में आ रही बात। जैसे कि मान के चलो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, जीरो मतलब मेरे पास सोर्स पार्टिकल। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मान के चलो t इज इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन ऐसी थी, t इज इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन ऐसी, तो t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल कहाँ पे था मेरे पास, क्या मीन पोजीशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, मीन पोजीशन से ये था प्लस ए, ये था माइनस। समझ में आ रही बात। तो मेरा जो ऑसिलेशन जो हो रहा था, मेरा जो ऑसिलेशन जो हो रहा था वो मान के चलो, ये इसको एक काम करो उल्टा कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, मेरा जो ऑसिलेशन जो हो रहा था वो मान के चलो प्लस ए से माइनस ए के बीच में हो रहा था। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसानी है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल की बात करूं तो x इज इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है मेरे पास, y इज इक्वल टू। ये जो है अब मुझे पता है कि ये टोटल लैम्डा होता है, मतलब आधा होता है लैम्डा बाय 2 और उसका भी आधा होगा लैम्डा बाय 4। तो अगर मैं x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 वाले पार्टिकल की बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 वाला पार्टिकल कहाँ पे था मेरे पास, माइनस है, तो y इज इक्वल टू माइनस है। समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 की वैल्यू पुट करने पे मुझे पता चल रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना था, 0, तो y बराबर 0। और इसमें जब मैं x बराबर लैम्डा बाय 2 पे था तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 था, y बराबर 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 की बात करता हूँ
तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 पे मेरे पास y का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है प्लस। अगर मैं मान के चलो x इज इक्वल टू लैम्डा की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो y का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो मेरे पास फिर से आ रहा है c। समझ बात, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो वैसे आप y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन फाई नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अरे इसमें क्या वो x चेंज होने पे फाई नॉट चेंज होना चाहिए था क्या? नहीं सर, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू। अरे बस में, ठीक है, इसका मतलब आप चाहे किसी भी पॉइंट की बात करो, किसी भी पोजीशन की बात करो, y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, लेकिन फाई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब आप फाई नॉट किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हो, सेम आएगा हर जगह से। यहाँ पे भी फाई नॉट जो आएगा वही सेम फाई नॉट यहाँ पे आएगा, वही सेम फाई नॉट यहाँ पे आएगा, वही सेम फाई नॉट यहाँ पे आएगा, वही सेम फाई नॉट यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये अपन लोग देखेंगे कैसे। पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि टाइम डिपेंडेंट टर्म जो है वो था ओमेगा टी, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट टर्म वाज ओमेगा टी। एक्स डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट टर्म वाज माइनस के एक्स। आ रही है इसमें, और जो फाई नॉट है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एक्स एंड टी, पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता और टाइम पे भी नहीं। टाइम तो अपन लोग जीरो की बात कर रहे हैं। आ रही है इसमें, ऑब्वियसली जब मुझे इनिशियल फेज निकालना है तो मैं टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ। तो जब टी इज इक्वल टू जीरो में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आ रहा है, तो ये बता रहा है एक्स डिपेंडेंसी। तो पोजीशन की चेंज होने के हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन पोजीशन की चेंज होने के हिसाब से क्या फाई नॉट की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं सर, फाई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू। तो चाहे आप कोई भी पोजीशन ले लो, फाई नॉट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, फाई नॉट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। आ रही है इसमें। अब सर कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। इंसान आपको पता है क्या होता है? आलसी। आ रही है उसमें। अब क्योंकि इंसान होता है आलसी तो वो चाहता है कि मेरा काम थोड़ा सा और मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। टी वाला टर्म तो गायब हो गया, कैसे? टी की वैल्यू जीरो थी, लेकिन एक्स वाला टर्म बच रहा है। अब अगर मुझे एक्स वाला टर्म भी कहीं से गायब हो जाता, अगर एक्स वाला टर्म भी गायब हो जाता तो मेरे पास सिर्फ क्या बचता? फाई नॉट। आ रही है इसमें। तो किसी भी पोजीशन पे मैं फाई नॉट निकाल सकता था, तो मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फाई नॉट निकाल रहा हूँ। कहाँ पे निकाल रहा हूँ? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। क्यों सर? जैसे आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो माइनस के एक्स का टर्म कितना हो गया? जीरो। तो y आ गया मेरे पास ए साइन फाई नॉट। आ रही है इसमें। और इसको सॉल्व कर लो, बड़ा ही आसान है। आ रही है इसमें। मतलब जब आप इनिशियल फेज निकाल रहे हो, आप कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? एक्स इज इक्वल टू जीरो। और कौन से टाइम पे निकाल रहे हो? टी इज इक्वल टू जीरो। समझ आ रही बात? टाइम तो टी इज इक्वल टू जीरो होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज है। लेकिन क्या पोजीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो होना जरूरी था क्या? नहीं सर, पोजीशन आप कुछ भी ले सकते थे, फाई नॉट सेम आता। लेकिन हमने पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो इस वजह से लिया ताकि ये एक्स वाला टर्म भी गायब हो जाए। समझ आ रही बात? ठीक है, तो मेरे पास सॉल्व करना और आसान हो जाता है। समझ आ रही बात? इसका कुल मिला के मतलब क्या हो गया कि जब मुझे ये इनिशियल फेज फाई नॉट निकालना है तो मैं किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालने वाला हूँ? एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब सोर्स वाले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। समझ आ रही बात? अब इसके एसएचएम से मैं कमेंट कर सकता हूँ कि मेरे पास इनिशियल फेज फाई नॉट की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो बढ़िया। जो जो बातें समझ में आई, जितने एक्सप्लेन कर सकते हो खुद से फटाफट देखो, उसके बाद अपन लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। हाँ, थोड़ा एसएचएम में रिवाइज करते कि हम लोग फेजर से फाई नॉट निकालते कैसे। मान के चलो आपको दिया गया है कि यार टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल वाज एट प्लस ए बाई रूट टू, पार्टिकल वाज एट प्लस ए बाई रूट टू एंड मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले तो पोजीशन मार्क कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। अब अगर इसका करस्पॉन्डिंग मुझे फेजर बनाना है, इसका करस्पॉन्डिंग अगर मुझे फेजर बनाना है तो ये बन गया उसका करस्पॉन्डिंग फेजर। सेंटर जो है मीन पोजीशन पर लाई करना चाहिए और रेडियस शुड बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड। आएगा इसमें, ठीक है। अब आपको बोला गया है टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल वाज एट प्लस ए बाई रूट टू, मतलब प्लस ए बाई रूट टू कुछ यहाँ पे होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू। तो प्लस ए बाई रूट टू पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। समझ में आ रही बात? ठीक है।
मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। अब याद करो फेजर में हम लोग ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों देखा था। क्लॉकवाइज देखना है तो ऊपर वाले वर्टिकल से हम लोग एंगल मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो ओमेगा, अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूँ तो मैं ऊपर वाले वर्टिकल से एंगल मेजर कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज देख रहा था तो मैं नीचे वाले वर्टिकल से एंगल मेजर कर रहा था। ये एसएचएम में हम लोग ने देख रखा है, ठीक है। फिलहाल मैं क्लॉकवाइज के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से भी वापस रिवाइज कराऊंगा। पार्टिकल शुड बी मूविंग एट नेगेटिव इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। आपको क्या चाहिए? नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये डिजायर्ड पॉइंट है, मतलब इनिशियली मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, तो अगर एसएचएम करता हुआ पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ जा रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग फेजर पार्टिकल यहाँ पे हो। आ रही है इसमें, ठीक है। This length was equal to a by root 2, मतलब this length was equal to a by root 2, this length is a, तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। हमारी बात, ये एंगल हो गया पाई बाय 4, ये टोटल था मेरे पास पाई बाय 2, तो टोटल फाइंड आउट आ गया मेरे पास पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4। हमारी बात, तो ऐसे हम लोग फेजर निकाल रहे थे ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब यहाँ भी मुझे फेजर ऑफ एसएचएम ही निकालना है ओरिजिनेटिंग पार्टिकल का। और इसमें बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे एसएचएम हॉरिजॉन्टली हो रहा था, अब एसएचएम वर्टिकल हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से मैं वर्टिकल ट्रांजिशन में कैसे आऊंगा आपको ये समझना है। समझ में आ रही है बात? अभी मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स में था, अब मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई में है। समझ में आ रही बात? तो मैं उसका करस्पॉन्डिंग फेजर कैसे बनाता हूँ मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल पहले एंटी क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं एक बार भाई, ठीक है। क्लॉकवाइज के हिसाब से तो मेरे पास आ गया 3 पाई बाय 4, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ, जब एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से मुझे मेजर करना था तो मैं नीचे से मेजर कर रहा था, ओमेगा यहाँ से मेजर कर रहा था, तो प्लस a बाय रूट 2 मतलब 2 पॉइंट्स आ रहा हूँ, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से नीचे वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। आपको क्या चाहिए था? नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर वाला डिजायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियली फेजर वाला पार्टिकल यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, अगर एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ जा रहा है अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। मतलब इनिशियल फेज मेरे पास ये हो गया, फिर से ये a बाय रूट 2 मतलब ये हो गया होगा पाई बाय 4, ये हो गया होगा पाई बाय 2, तो इनिशियल फेज फिर से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ओमेगा यहाँ पे आ रहा था, क्लॉकवाइज के हिसाब से मेरे पास ओमेगा यहाँ पे आ रहा था। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो अब सर, अगर मुझे वर्टिकल एसएचएम की बात करनी तो उसकी फेजर कैसे बनाना है? बहुत आसान। मान के चलो मेरे पास दिया गया है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वाज एट प्लस a बाय रूट 2 मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। अब चाहे हॉरिजॉन्टल में एसएचएम कर रहा हूँ या वर्टिकल में एसएचएम कर रहा हूँ, अगर कंडीशन सेम है, कहाँ गई कंडीशन, सॉरी, प्लस a बाय रूट 2 मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ, अब चाहे हॉरिजॉन्टल में एसएचएम कर रहा हूँ वर्टिकल में एसएचएम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशन सेम है तो इनिशियल फेज कांस्टेंट भी हर जगह से सेम आना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे फाइंड आउट 3 पाई बाय 4 आ रहा है तो वर्टिकल में भी 3 पाई बाय 4 आना चाहिए। आरियस में अब देखो मैं कैसे करता हूँ। मान के चलो वर्टिकल का मेरे पास ऐसा था, दिस इज y बराबर 0, दिस इज y इज इक्वल टू प्लस a, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस a। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ भाई, बस एक काम करते हैं, ऊपर अपन लोग लेते हैं प्लस ए, नीचे लेते हैं माइनस ए। ठीक है, बुक्स में कन्वेंशन आपके पास ऐसे दिया हुआ है कि ऊपर प्लस ए लेना नीचे माइनस ए, इस वजह से मैं वैसे ही लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर आप बुक्स रेफर करते हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये प्लस ए है, ये मेरे पास माइनस ए है। आरियस में एक बात देखो, अगर हॉरिजॉन्टल में प्लस ए माइनस ए यहाँ पे था, वर्टिकल में प्लस ए माइनस ए यहाँ पे था, तो अच्छे से देखो, मैं हॉरिजॉन्टल से अगर वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल को आप लोग 90 डिग्री ऐसा घुमा, इस मोशन को 90 डिग्री ऐसा घुमा तो आपको यही दिखाई दे रहा। समझ में आ रही बात? अगर आपने इसके मोशन को ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री ऊपर की तरफ तो मुझे वर्टिकल ऑसिलेशन प्लस से ऊपर, नीचे माइनस से, और वाई बराबर 0 यहाँ पे दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं एसएचएम करते हुए पार्टिकल की बात करूँ, फेजर वाला पार्टिकल तो बाद में बात करेंगे, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की बात करूँ तो उसका मोशन ऐसा घुमा 90 डिग्री अपवर्ड्स। और इसमें अगर मैं 90 डिग्री अपवर्ड्स घुमाता तो अगर प्लस ए बाई रूट 2 से मतलब यहाँ पे जा रहा था तो वर्टिकली प्लस ए बाई रूट 2 मेरे पास नीचे जा रहा है, y बराबर प्लस ए बाई रूट 2 नीचे जा रहा है। अच्छे से देखो, प्लस ए बाई रूट 2 मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस ए बाई रूट 2 मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन।
मतलब सर एसएचएम की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि अगर एसएचएम हॉरिजॉन्टल एसएचएम से वर्टिकल एसएचएम जाना है तो मैं उसको 90 डिग्री घुमा रहा था। अच्छा सर, अगर मैंने उसका फेजर भी, जैसे मैंने मोशन को 90 डिग्री घुमाया है, अगर मैं उसका फेजर भी 90 डिग्री घुमा दूं तो सोचो 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 सोचो, अगर मैं उसका फेजर भी 90 डिग्री घुमा दूं तो इसको थोड़ा सा आगे बना रहा हूँ, सॉल्व मतलब समझने में आसानी होगी। y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस ए, y इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस ए बाई रूट 2 पे था, मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। मैं इसको फेजर घुमाता हूँ ऐसे 90 डिग्री बाई दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फेजर 90 डिग्री घुमाने के हिसाब से अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाता हूँ तो ये दोनों लाइंस मुझे ऐसे दिखाई देंगी। This line was for clockwise, upper line was for anti-clockwise. हमारी बात, this line was for clockwise, this line was for anti-clockwise. तो ये वाली लाइन clockwise, ये वाली लाइन anti-clockwise। देखते हैं, जैसे कि हमने समझा था कि जब मैं क्लॉकवाइज मोशन की बात कर रहा था, तो मैं एंगल कहाँ से मेजर कर रहा था? अपर वर्टिकल से। जब मैं क्लॉकवाइज मोशन की बात कर रहा हूँ तो मैं एंगल मेजर कर रहा था अपर वर्टिकल से। तो जब मैं 90 डिग्री घुमा रहा हूँ तो मेरे पास क्लॉकवाइज मोशन के लिए मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। हमारी बात, वर्टिकल एसएचएम के लिए मैं क्लॉकवाइज मोशन के एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। बस घुमा के देखो थोड़ा सा, तो एंगल ऐसा आ गया। हमारी बात, ठीक है। फिलहाल सिर्फ क्लॉकवाइज की बात करते हैं, हमारी बात, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से मेरे पास इनिशियल फेज क्या रहा है। अगर ओमेगा यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, सर सेटिस्फाई तो कर रहा है। दो लाइन मेरे पास आ रही थी, एक आ रहा था मेरे पास ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। वो क्लॉकवाइज के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। आगे उसमें अब मैं धीरे धीरे वर्टिकल की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज के यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एसएचएम था तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा था, वर्टिकल एसएचएम में तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से यहाँ पे जा रहा था नेगेटिव, यहाँ पे जा रहा था पॉजिटिव। अब मुझे नेगेटिव चाहिए था, मतलब ये वाला पॉइंट था, ये डिसाइड पॉइंट जो हमारे पास पहले आ चुका है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है a/√2, मतलब ये डिस्टेंस है a/√2, ये लेंथ होगी a, मान के चलो ये एंगल है मेरे पास थीटा। कितना एंगल है ये मेरे पास? थीटा, ठीक है। तो a/√2 अपॉन a इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा मेरे पास आ गया 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब π/4। ये एंगल है मेरे पास π/4, ये एंगल था मेरे पास π/2। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? इनिशियल फेज φ0 इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4, मतलब 3π। क्या वही मिल रहा है जो इनिशियल फेज मुझे हॉरिजॉन्टल मिला था? और सर मिलना भी सेम चाहिए था क्योंकि मेरे पास कंडीशन सेम थी, इस वजह से इनिशियल फेज भी मेरे पास सेम होना चाहिए। तो इनिशियल फेज आ रहा है मेरे पास 3π/4। हमारी बात, तो हमने सर क्या डिड्यूस किया कि जब मैं वर्टिकल एसएचएम के लिए देख रहा था, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। जब मैं हॉरिजॉन्टल एसएचएम के लिए देख रहा था तो फेजर पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करता था और उस वर्टिकल लाइन के हिसाब से मैं पॉइंट मार्क करता था। क्लॉकवाइज के लिए मैं अपर वर्टिकल से देख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं लोअर वर्टिकल से देख रहा हूँ। हमारी बात, ये था हॉरिजॉन्टल एसएचएम। वर्टिकल एसएचएम में क्या हुआ था सर कि जब मैं फेजर बना रहा था उस पर लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता था, वहां पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल उसका उल्टा चला। हमारी बात, ठीक है। अब फेजर का एंगल मार्क करने के लिए जब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो अपर वर्टिकल से मैं मार्क करता था एंगल, यहाँ पे मैं अपर हॉरिजॉन्टल से मार्क कर रहा हूँ। ये अपर हॉरिजॉन्टल हो गया, ये लोअर हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपर हॉरिजॉन्टल से मार्क कर रहा हूँ फॉर क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कहाँ से मार्क कर रहा हूँ सर? लोअर वर्टिकल। हमारी बात, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसएचएम के लिए फेजर कैसे बनाते हैं और वर्टिकल एसएचएम के लिए फेजर कैसे बनाते हैं, होपफुली वो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार आप फेजर बनाना सीख गए, मतलब φ0 निकालना सीख गए, φ0 मिल गया तो ओमेगा और टी तो मेरे पास वैसे ही था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस φ0। ओमेगा और के को मुझे पहले से पता था, a ओमेगा के, बस φ0 की वाली पता करनी थी, पुट कर दो। कितनी आ गई मेरे पास? 3π/4।
समझ आ रही है बात? ठीक है, गुड। तो वर्टिकल एसएचएम में फेजर कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी फेजर को हम लोग वेव में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। अच्छा, एक बात नोटिस करो, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वाज एट प्लस a बाय रूट 2 एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे पार्टिकल का मोशन वाज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं पार्टिकल वाज एट प्लस a बाय रूट 2 एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, कौन मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन? पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। अब सर जब एसएचएम की बात कर रहा था तो सिर्फ पार्टिकल का मोशन था, तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी देखनी पड़ी थी। अब जब मैं वेव मोशन देख रहा हूँ तो दो वेलोसिटी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी और एक वेव वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? तो जो हम लोग फेजर मार्क करते हैं वो पार्टिकल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम मार्क करते हैं, वेव की इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सर हमको वेव की इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रही बात? लेकिन ये याद रखना है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन मार्क करेंगे, जो भी इनिशियल फेज निकालेंगे, वो पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अपन लोग बताते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, छोटे छोटे पॉइंट्स जो काफी बार दिया नहीं जाता है बुक्स में, लेकिन आप लोग को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो लोग सोचते हैं बाय डिफॉल्ट अपन लोगों को बच्चों को समझ आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे प्यारे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान के चलो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन से चलते हैं। पहले t इज इक्वल टू 0 पे वेव मुझे ऐसी दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देगी बता रहा हूँ आपको, वेव मुझे ऐसी दिखाई देगी। दिस इज एट t इज इक्वल टू 0 की बात। t इज इक्वल टू 0 की बात क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज मुझे t इज इक्वल टू 0 पे तो मिलेगा। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 की क्या पोजीशन थी उसी हिसाब से तो मैं कमेंट करूँगा। ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वेव नंबर k है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आप लिख सकते हो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ फाई नॉट, आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल फेज फाई नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल फेज फाई नॉट। एक और इन्फॉर्मेशन, क्या यहाँ पे मैंने पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है वो बताया गया अभी तक? नहीं सर, मुझे ये तो दिख रहा है कि पार्टिकल एक्स वाई बराबर 0 पे है, लेकिन कहाँ मूव कर रहा है वो नहीं पता था। मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है वो नहीं, लेकिन वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। समझ रही बात? t इज इक्वल टू 0 पे वेव का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा था एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई नॉट। हमको इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए थी? पार्टिकल का पोजीशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी, लेकिन इंफॉर्मेशन दी क्या गया है? पार्टिकल का पोजीशन एंड वेव वेलोसिटी। तो सर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बहुत आसान है, ये सोल्यूशन आप लोग आराम से सोच सकते हो, पहले खुद ट्राई करना फिर सोल्यूशन देखना। देखिए भाई, इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले वो देख लो। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, दिस इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थे मेरे पास x एक्सिस, ये थे मेरे पास y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है मेरे पास? पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी आ रहा है 0, सर ओरिजिन पे। ठीक है, इसके सिवा मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी तो नहीं दी गई है, लेकिन वेव वेलोसिटी दी गई है, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर आपको वेव वेलोसिटी दी गई है तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो? कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ा है क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है। पार्टिकल की वेलोसिटी वाज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द कर्व। आरईएस में याद करो, जब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव बता रहा था तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पे पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी स्लोप के बीच में रिलेशन आया था। पार्टिकल की वेलोसिटी वाज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। आरईएस में ठीक है, तो वेव वेलोसिटी मेरे पास दिया गया है, स्लोप आप पहचान सकते हो, तो इसका मतलब आप पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। वेव वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू स्लोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास चढ़ाव है, ढलान है। सर चढ़ाव दिखाई दे रही है, मतलब स्लोप भी मेरे पास पॉजिटिव। आरईएस में अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड किया होता तो मेरे पास स्लोप पॉजिटिव दिखाई दे रही होती थी। तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू माइनस नेगेटिव, मतलब फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे पास आ रही है नेगेटिव। फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे पास क्या आ रही है? नेगेटिव।
आरी बस में, ठीक है। और सर ये आप लोग खुद से देख भी सकते थे, कैसे कि अगर मान के चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता तो मेरे पास वेव का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देना चाहिए था, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो ये पार्टिकल नीचे गया, समझ आ रही बात, मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे तो हम लोग ने, मैंने आपको समझाया था कि पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ मूव कर रहा है, समझ आ रही बात। मतलब मेरे पास इनडायरेक्टली पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इज टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, समझ आ रही बात। अब पार्टिकल एट जीरो मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, आगे वाले मोशन से हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इसका मोशन देखना था इनिशियल फेज के लिए। तो पूरी वेव को आप चाहे तो मिटा सकते हो, समझने में आसानी। ठीक है, आगे की पूरी मोशन में मिटा दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस मेरे पास ये बताया गया है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसका अगर मैं दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू प्लस ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। पार्टिकल एट वाई इज इक्वल टू जीरो एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर मैं फेजर बनाता हूँ, सेंटर यहाँ पे मेन पोजीशन पे, रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और ये बन गया इसका फेज, ठीक है। तो पार्टिकल एट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास वर्टिकल लाइन ऐसे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉप करूंगा तो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, ये वाला ये वाला। अब क्लॉकवाइज के हिसाब से देखोगे तो एंगल यहाँ मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एंगल यहाँ मेजर करेंगे। तो क्लॉकवाइज देखते हैं अपन लोग ओमेगा, तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। आपको कहाँ पे चाहिए था नेगेटिव, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो मेरे पास इनिशियल फेजर वाला पार्टिकल जब एसएचएन करता है पार्टिकल यहाँ पे था, तो इनिशियल फेजर वाला पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका इनिशियल फेज कितना हो गया, इतना। तो इनिशियल फेज वाज इक्वल टू पाई, इनिशियल फेज वाज इक्वल टू पाई। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। और इसमें अगर मैं इस पूरे को थीटा बोल देता हूँ तो ए साइन थीटा प्लस पाई, साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं माइनस ए साइन थीटा भी लिख सकता था, ठीक है। लेकिन यार सर माइनस एम्पलीट्यूड नेगेटिव सर अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो इस माइनस को अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएंगे मेरे पास ए साइन ऑफ माइनस थीटा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता था, रेसिप्रोकल आपको मैं सॉरी इसका वाइस वर्सा आपने पढ़ा हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने नेगेटिव साइन अंदर इंक्लूड कर दिया। अब थीटा था क्या मेरे पास, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हो गया मेरे पास ए साइन माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन आ गई ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वेव मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन जो ऐसी दिखाई दे रही थी, इसकी इक्वेशन हो गई ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ आ रही बात, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो अभी होमवर्क के लिए है आपके, ठीक है। आप मुझे सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बताना क्या आपको, ठीक है। हाँ भाई, तो जब मुझे इनिशियल फेज फाइंड आउट लिखना रहता है तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं कौन से पोजीशन वाले पार्टिकल को देखता हूँ सर, x इज इक्वल टू 0 वाले पोजीशन पार्टिकल को। x इज इक्वल टू 0 मतलब सोर्स पार्टिकल। अब सर जैसे मैंने यहाँ पे वेव वेलोसिटी दी थी, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, तो वैसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन में वेव वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती, उस वेव वेलोसिटी से हमको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना पड़ता है। हमारी बात मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये रहता है अपने पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन वाला पार्टिकल, x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो है सोर्स पार्टिकल जिसको मैं बोल रहा हूँ, सोर्स पार्टिकल at plus a by root 2, wave velocity positive direction. Second question, t is equal to 0 पे source particle minus a by 2, wave velocity negative direction. Third question, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन में मैंने सोर्स पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन क्या जरूरी है सोर्स पार्टिकल से निकालेंगे, नहीं सर। हम लोग तो ऐसे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं जहाँ पे किसी और पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दी गई और उसके हिसाब से आपको कमेंट करना पड़ेगा आरी बस में। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, मैं आपको बात जरूर बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि इट इज गिवन दैट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एट
x is equal to lambda by 2, particle at x is equal to lambda by 2, it is given that at t is equal to 0, particle at x is equal to lambda by 2 was at plus a, and wave velocity is positive, So in all the three cases, find out and write the equation of wave. ठीक है? Given that डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन आपको दी गई है a/2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस √3 a/2 cos ओमेगा t माइनस kx, ठीक है? देन फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ वेव, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड, ठीक है? इसका ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट, ठीक है? फिर से अब पार्टिकल की आपको इक्वेशन दी गई है, मान के चलो सेम इन्फॉर्मेशन, बस यहाँ पे बीच में माइनस साइन, ठीक है? सेम क्वेश्चन a/2 sin ओमेगा t माइनस kx माइनस √3 a/2 cos ओमेगा t माइनस kx, ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो।